एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग के टाउन में ढेर सारे आउटसाइडर्स अपॉर्चुनिटी की तलाश में आ चुके हैं, जिसमें से जिमाओ नाम का बंदा ज्यूसान को अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, मगर इसके लिए वो चेनपिंग को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है ताकि ज्यूसान और चेनपिंग का बॉन्ड ब्रेक हो जाए। साथ ही साथ जीशु ने चेनपिंग का इमॉर्टलिटी ब्रिज तोड़ दिया, जिस वजह से चेनपिंग उसे खत्म करके अपना रिवेंज लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि चेनपिंग ने ज्यूसान को जो गोल्डन फिश दी थी वो भी एक ड्रैगन में बदल चुकी है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम उसी खतरनाक ड्रैगन को देखते हैं, जिसे अपने सामने पाकर ज्यूसान के तो होश ही उड़ गए। अब वो ड्रैगन अपनी जबरदस्त ऑरा से उस मॉन्स्टर को अपना डोमिनेंस शो कर रहा था। थोड़ी देर में ज्यूसान समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी गोल्डन फिश है, जो कि तब्दील होकर एक ड्रैगन में बदल चुकी है। इसलिए उस मॉन्स्टर की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है कि जाकर उसे खत्म कर दो। तो ड्रैगन बड़ी ही तेजी से उस मॉन्स्टर के पीछे लग जाता है। वो मॉन्स्टर डर के मारे इधर उधर भाग रहा था। तभी ज्यूसान उस ड्रैगन से कहता है कि इस मॉन्स्टर ने मेरी माँ और मेरे दोस्त चेनपिंग को टॉर्चर किया है, इसे बिल्कुल भी जिंदा मत छोड़ना। तो उस ड्रैगन ने अपना मुंह खोलकर अपनी पावरफुल ऑरा रिलीज करना शुरू कर दी, जिससे वो मॉन्स्टर सीधा उसकी तरफ खींचा जा रहा था और फाइनली वो ड्रैगन उसे निगल लेता है। ज्यूसान तो उस ड्रैगन की पावर देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि तुम छोटी सी फिश थे मगर अब एक रियल ड्रैगन बन चुके हो। और तभी वो ड्रैगन ज्यूसान को अपनी ऑरा में गोल गोल घुमाते हुए सीधे उस बाउल से बाहर लेके आता है। ज्यूसान को महफूज देखकर उसकी माँ सीधे उसे अपनी बाहों में ले लेती है। इधर जिमाओ भी हंसते हुए कह रहा था कि मेरी ये ट्रिप जाया नहीं हुई, मुझे एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल मिल गया। वो ज्यूसान से कह रहा था कि तुम्हारी कामयाबी की वजह से तुम्हारी माँ को इस गांव में रिस्पेक्ट मिलेगी। ये सुनकर ज्यूसान की माँ इमोशनल हो गई। वो अपने हस्बैंड से कहने लगी कि देखिए हमारे बच्चे ने कर दिखाया, अब हमारे ज्यूसान का फ्यूचर ब्राइट होगा, ये एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। इधर जिमा उससे कहता है कि अगर तुम्हारे घर में कुछ पुरानी चीजें हैं तो उसे जल्दी से पैक करो, हमें आज के आज ही सोड लेक के लिए रवाना होना है। इधर ज्यूसान की नजर गोल्ड और सिल्वर के बैग्स पर पड़ी तो उसकी माँ से कहता है कि मेरे फादर ने एक ट्रेजर चेस्ट कैबिनेट में छुपा दी थी, मेरे ख्याल से उसे भी हमने अपने साथ पैक करना चाहिए। तो जिमा तुरंत ही ज्यूसान की माँ से कहने लगा कि जल्दी से मुझे वो ट्रेजर बॉक्स दिखाओ। अब वो दोनों भी संदूक को ढूंढने के लिए घर के अंदर चले गए और यही तो ज्यूसान को चाहिए था ताकि वो अपने दोस्त चेनपिंग से मिलने जा पाए। वहीं दूसरी तरफ हम सॉन्ग जिनशिन और जाओ याओ को देखते हैं, जो कि गो गेम खेल रहे थे। जाओ ने आखिरी गेम में सॉन्ग जिनशिन को हरा दिया। वो कह रहा था भाई आपके साथ जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप तो गो गेम में माहिर हो। जिस पर सॉन्ग कह रहा था अरे ऐसी कोई बात नहीं, वैसे मैंने तो सुना था कि तुम जल्दी टाउन छोड़ के जाने वाले हो, अगर तुम चाहो तो हम लास्ट ड्रिंक के लिए जा सकते हैं। साथ ही सॉन्ग जिनशिन से जीशांग से भी परमिशन मांग रहा था तो तुरंत ही उसके लिए राजी हो गए। अब जाओ याओ अपनी प्रिपरेशन करने चला गया तो उसके जाते ही जीशांग सॉन्ग जिनशिन से कहने लगे कि मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर जाओ के सामने हार मान ली, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर सॉन्ग जिनशिन कहने लगा कि मास्टर जाओ याओ टाउन छोड़ के जाने वाला है और मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से मायूस होकर जाए, वैसे मैंने तो सुना था कि आप भी टाउन से जाने वाले हो। जिस पर जीशांग बताने लगे हाँ लेकिन मैं 10 दिनों के बाद निकलने वाला हूँ। तो सॉन्ग कहता है ये तो अच्छा हुआ, 10 दिनों तक तो मैं भी इसी टाउन में रहूंगा, शायद फिर मैं आपको लास्ट बार अलविदा कह पाऊँ, पता नहीं फिर हमारी मुलाकात कब होगी। जिस पर जीशांग कहने लगे सॉन्ग जिनशिन तुम्हें मुझे अलविदा कहने की जरूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ने आओ। एक दूसरे को गुड बाय बोलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, जब तुम ये टाउन छोड़कर जाओगे तब एक बात याद रखना, बाहर की दुनिया में तुम्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं दिखाना है। साथ ही सेंट जीशांग ने सॉन्ग जिनशिन को कुछ किताबें भी दे दी थी। वो कहते हैं कि इसे रीड करने से तुम्हारा माइंड शार्प बनेगा, साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा इम्प्रूव होगी। लेकिन सॉन्ग जिनशिन उन बुक्स को हासिल करके बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो मास्टर जीशांग से कह रहा था कि मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप आपकी लेगेसी मुझे पास डाउन कर रहे हो, पता नहीं मैं इसके काबिल भी हूँ या नहीं, अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिस पर जीशांग कहने लगे कि तुम्हें प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं, ये तो बस मेरी कुछ किताबें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आगे चल के तुम्हारे काम आ जाए, अब तुम जल्दी से जाओ याओ के साथ टाउन में चले जाओ। तो सॉन्ग जिनशिन तुरंत ही जाओ याओ की तरफ निकल पड़ा। इधर जीगोई वहाँ से जाते हुए मास्टर जीशांग को ग्रीट कर रही थी, लेकिन वो एकदम रूड टोन में उससे कहते कि यहाँ से जाने के बाद जरा अच्छे से बर्ताव करना। सेंट जीशांग इस बंदी को काफी अच्छे से पहचानते थे। अब जीगोई की क्या मिस्ट्री है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगी। वहीं दूसरी तरफ हम चेनपिंग को देखते हैं जो खाना पकाने में बिजी था। तभी निंग्यो मास्टर जीशांग ने दी हुई हेयरपिन उठाकर कहने लगी अरे वाह चेनपिंग तुमने तो सब कुछ सेटल कर दिया। तो वो कहते हाँ अब सब कुछ सॉर्ट हो गया और इसमें सेंट जीशांग ने मेरी काफी ज्यादा मदद की। जिस पर निंग्यो कहने लगी कि भला उस सेंट जीशांग का कि उन्होंने तुम्हारी मदद की, अगर वो इंटरफेयर नहीं करते तो फिर तुम्हारी वाट लग जाती। चलो मान लेते हैं कि तुमने फू को खत्म कर दिया और उसके बाद तुम क्या करते, तुम्हें गाँव छोड़ के भाग जाते, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि फू की ड्रैगन सिटी तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालती और फिर क्या तुम्हें खत्म करने के लिए ड्रैगन सिटी को ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन अगर तुम गलती से उनके हाथों से बच भी जाते तो भी वो बुढ़ा जिमाओ तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, वो बंदा 1 सेकंड के अंदर तुम्हें जलाकर राख कर सकता है। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि हाँ ये सब मैं जानता हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर निंग्यो को गुस्सा आ रहा था।
वो कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। इस दुनिया में अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर तुम्हारी बात सच्ची रहे या झूठी उसे कोई मानेगा नहीं। जिस पर चेनपिंग कहता है कि सच्चाई तो सच्चाई होती है, चाहे फिर उसे कोई माने या ना माने। लेकिन निंजा उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। वो दिल ही दिल में चाहती थी कि चेनपिंग काफी ज्यादा पावरफुल बन जाए ताकि वो आगे चल के अपने दुश्मनों से खुद की जान बचा पाए। तभी चेनपिंग उससे कहने लगा कि निंजा, सेंट जीशांग ने दी हुई हेयर पिन पर कुछ लिखा है। देखो मुझे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस पे क्या लिखा है? तो निंजा ने तुरंत ही उसे पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था कि जेंटलमैन हमेशा जेड के जैसे जेंटल होते हैं, यानी कि वो नाजुक होते हैं। अब ये पढ़ के वो तुरंत ही चेनपिंग को देखने लगी, जिसका हाथ फायर से जल गया था। तो निंजा समझ जाती है कि ये बंदा तो वाकई बहुत ही जेंटल है। अब गुस्से में चेनपिंग को हेयर पिन देते हुए कह रही थी कि बड़े आए कहीं के जेंटलमैन। और तभी ज्यूसन वहाँ आके चेनपिंग का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। वो गुस्से में कह रहा था कि चेनपिंग जल्दी से दरवाजा खोल, अगर तूने अभी के अभी दरवाजा ओपन नहीं किया तो फिर तू मेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देख पाएगा। अबे जल्दी से बाहर निकल चेनपिंग। अब ज्यूसन देखता है कि चेनपिंग तो दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो अपने आंसू पोंछते हुए सीधा उस दरवाजे पर लात मारने चला गया। लेकिन उसकी लात मारने से पहले ही चेनपिंग ने दरवाजा ओपन किया, जिससे बेचारा ज्यूसन बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में नीचे गिर गया था। चेनपिंग भी उसे ऐसा गिरते हुए देखकर काफी ज्यादा शॉक था। इधर ज्यूसन जैसे तैसे उठ गया। वो कहते धत तेरे की हर जगह मेरी बेइज्जती होती है। जिसके बाद वो कहने लगा चेनपिंग, क्या तुम्हें वो मछली याद है जो तुमने मुझे गिफ्ट की थी? तो चेनपिंग कहते हाँ, लेकिन पहले तुम अंदर आ जाओ। अब अंदर आते ही ज्यूसन ने कस के चेनपिंग को गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा कि मैं उस गोल्डन फिश को तुम्हें वापस लौटाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ और जिमाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। मेरी माँ ने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई कर दी और उस जिमाओ ने मुझे एक बोल में ट्रैप कर दिया था। उसकी सारी बातें सुनकर चेनपिंग को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी ज्यूसन की कोई मदद नहीं कर सकता। इधर ज्यूसन रोते हुए बताने लगा कि जब मैं उस व्हाइट बोल में ट्रैप था उसी वक्त तो गोल्डन फिश एक ड्रैगन में बदल गई। ये सुनते ही चेनपिंग ने तुरंत ही उसका मुंह दबा दिया ताकि ये बात किसी और को पता न चले। वो ज्यूसन को समझाने लगा कि वो ड्रैगन अब तुम्हारा हो चुका है। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी माँ की आगे की जिंदगी आराम से गुजरे, तो प्लीज उस ड्रैगन को रख लो और उसका जिक्र किसी के पास मत करना। तो ज्यूसन बिना चाहते हुए उस ड्रैगन को रख लेता है, लेकिन बदले में वो चेनपिंग को भी कुछ देना चाहता था। वो जिमाओ के पैसों के सारे बैग्स उठा के लाया था, जो देखकर चेनपिंग उस पे भड़क गया। वो कह रहा था कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की? ये लो, मुझे चोरी के पैसे नहीं चाहिए, तुमने जहाँ से लिए थे वहीं पर वापस रख दो। लेकिन ज्यूसन तो पैसे वापस नहीं लेना चाहता था, इसलिए तुरंत उन सारे पैसों को चेनपिंग के घर में फेंक के वहाँ से भागने लगा। मगर चेनपिंग ने उसे दबोच लिया और तभी निंजा वहाँ पर पहुँच गई। वो उन पैसों को उठाकर कहने लगी कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि अगर किस्मत ने तुम्हें कुछ दिया है तो उसे एक्सेप्ट करो। अब निंजा को वहाँ देखकर ज्यूसन चेनपिंग के मजे लेने लगता है। वो कह रहा था भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जवान हो गई, देखो तो तुम अपने लिए बीवी लेकर आए हो। तो चेनपिंग उसे हिट करते हुए धीरे से कहता है कि तुझे किसने बोला कि ये मेरी बीवी है? आराम से बात करो वरना ये तुम्हारी पिटाई कर देगी। तब तक निंजा भी उनके पास पहुँच जाती है। अब चेनपिंग निंजा को बताने लगा कि ज्यूसन की बातों पर ज्यादा गौर मत करो, ये तो बस ऐसे ही मजाक करता रहता है। निंजा चेनपिंग से कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि तुमने इन चीजों को रखना चाहिए। पता चले कि आज इस बच्चे का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, आगे चल के कल्टीवेट करके पावरफुल बनेगा और फिर उसे याद आएगा कि उसका ट्रेजर तुम्हारे पास है। अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के बच्चा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। दरअसल यहाँ पर निंजा ज्यूसन के मजे ले रही थी, जिस पर ज्यूसन कह रहा था लड़की मैं इतना भी बेवकूफ नहीं, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी मेरी अकल भी बढ़ जाएगी। अगर मेरी अभी की अकल को देखा जाए तो मैं उस जिगोई से तो ज्यादा ही स्मार्ट हूँ। तो चेनपिंग कहते भाई जरा अपनी जबान पर लगाम तो लगा, जाते वक्त पिटवाएगा क्या मेरे को? इधर निंजा को इन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी और तभी ज्यूसन की माँ उसे घर बुलाने लगती है क्योंकि उनके जाने का वक्त हो चुका था। इधर चेनपिंग ज्यूसन को बताने लगा कि तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा, मुझे उस जिमाओ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस पर ज्यूसन कहता है कि जब तक मेरे पास वो ड्रैगन है तब तक वो बुढ़ा मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना। तो चेनपिंग उससे पूछता है कि ज्यूसन क्या तुम्हारे पास लोकस लीफ है? तो तुरंत ही अपनी बैग ओपन करके उसे शो कर देता है। वो कह रहा था भाई मुझे नहीं पता कि इतने सारे लीफ मेरे बैग में किसने रख दिए। चेनपिंग तो इतने सारे लीफ को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया। वो कहता है कि इसे संभाल कर रखना और इसके बारे में अपनी माँ को भी मत बताओ, ये तुम्हारे लिए हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग है। ये लीफ हमेशा तुम्हारा और तुम्हारी माँ का भलाई करेंगे। जिसके बाद वो प्यार से ज्यूसन के सिर पर हाथ फेरने लगता है। इधर ज्यूसन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। अब वो दोनों भी एक दूसरे के सिर को सिर लगाते हैं, फिर ये उनकी दोस्ती का ही एक जेस्चर था और अब ज्यूसन रोते हुए वहाँ से भागने लगता है। चेनपिंग भी उसे गुड बाय बोलने के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन ज्यूसन आगे जाके रुक गया। वो अपने दोस्त चेनपिंग से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहता था और इधर चेनपिंग का भी वही सेम हाल था। इधर ज्यूसन रोते हुए वापस आकर दोबारा से चेनपिंग को हक कर लेता है। वो कह रहा था कि वो ड्रैगन तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा रहेगा और वाकई ये सीन सबसे ज्यादा इमोशनल है। ज्यूसन का तो रो रो के बुरा हाल था और अब ज्यूसन बड़ी हिम्मत करके चेनपिंग से दूर हट जाता है। वो कह रहा था कि मुझे बिल्कुल भी मिस मत करना, हम कुछ सालों तक सोल्ड लेक पर रहने वाले हैं। अगर आगे चल के तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली तो सीधा मेरे पास आ जाना, तब तक मैं तुम्हारे लिए 19-20 लड़कियां ढूंढ के रखता हूँ, फिर तुम सबके साथ शादी कर लेना। इधर चेनपिंग भी निराश होकर उसे गुड बाय बोल रहा था। ज्यूसन के जाने के बाद चेनपिंग कहता है कि हेवन बहुत ज्यादा
बेरहम है। वही दूसरी तरफ जाओ और सॉन्ग जिनशिन ड्रिंक करने के लिए टाउन में आ गए थे। जाओ कहता है कि सॉन्ग जिनशिन, मैं अपने टाउन में जो आउटसाइडर आए हैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो लोग तुम्हारा बैकग्राउंड देखते हुए तुम्हारे खिलाफ कोई न कोई साजिश जरूर करेंगे। और इधर जाओ याओ की सारी बातें एक बंदा चुपके से सुन रहा था, लेकिन तभी सॉन्ग जिनशिन उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बता देता है। वो नहीं चाहता था कि वो किसी मुसीबत में फंसे। और तभी उनकी नजर विंडो के बाहर पड़ी। वहाँ पर पेपर से बनी हुई बटरफ्लाई फ्लाई कर रही थी। वेल इसे शियान ने जिगुई को इम्प्रेस करने के लिए बनाया था। वो कहता है प्लीज मान जाओ ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन तभी एक बंदे ने शियान की पतंग पर पत्थर फेंक के मारा। वेल इस बंदे का नाम था जिंगचुन और ये हमेशा शियान को परेशान करता है। तो इस बार शियान ने भी उसे 2-4 गालियाँ सुना दी, जिस वजह से जिंगचुन काफी ज्यादा भड़क गया था। अब वो शियान पर पत्थर मारना शुरू कर देता है, इसलिए शियान तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और ये सभी लोग उसका पीछा कर रहे थे। वहीं पर शियान के हाथों में जो भी लग रहा था वो इन लोगों पर फेंक के मारना शुरू कर देता है, जिससे तो शियान पर और ज्यादा भड़क गए। मगर फाइनली शियान एक बाम्बू की मदद से एक छत पर चढ़ जाता है। वो कह रहा था देख लेना, मैं जल्द ही तुम्हारा हिसाब बराबर करूंगा। ये सुनकर जिंगचुन और उसके चमचे हंसने लगे। जिंगचुन कह रहा था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए अगली बार मेरे सामने आते ही अपना सिर झुकाना। अब अगले सीन में हमें लू फैमिली का रेसिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर इमॉर्टल जू अपने 2 बच्चों के साथ कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। वेल ये लोग भी जिंगयान माउंटेन से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी की तलाश में आए थे। लू फैमिली का हेड शाओ उनसे कह रहा था कि मैंने आपके लिए रहने का बंदोबस्त कर दिया है। तो इमॉर्टल जू उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिसके बाद एल्डर युआन से कहती कि यहाँ पर तो मैजिक परफॉर्म करना अलाउड नहीं है, लेकिन कौन सी अपॉर्चुनिटी किसे मिले इसका फैसला हमें लेना होगा। अब इस टाउन में तो मैजिकल पावर का यूज करना ही फॉरबिडन है, तो क्यों ना हम अपने माइंड स्पेस में जाके फाइट करें। अगर आप फाइट के दौरान मेरे फैन को हासिल कर पाए तो जीत आपकी होगी। फिर आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटीज में किसी भी एक को चुनने का हक होगा। जिस पर एल्डर युआन कह रहा था कि आप तो काफी ज्यादा होशियार निकली। आप अच्छे से जानती हो कि आपकी माइंड स्पेस में आने के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन की दोनों रैंक को सप्रेस करना होगा, मगर आपके साथ खेलने के लिए मैं 2 क्या बल्कि 3 लेवल को सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये लोग तुरंत इमॉर्टल जू की माइंड स्पेस में पहुँच गए, जहाँ जाते ही वो अपना फैन उछाल देती है। और अब इस फैन को हासिल करने के लिए एल्डर युआन ने इस बंदी पर अटैक कर दिया, लेकिन इमॉर्टल जू भी कुछ कम नहीं थी। वो एल्डर युआन के पंच को डॉज करते हुए सीधा उस पर अपनी पंचेस की बारिश करना शुरू कर देती है। एल्डर युआन तो बस उसके अटैक से खुद को बचा रहा था और अब एल्डर युआन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसने जैसे इमॉर्टल जू पर अटैक किया, वहाँ पर एक कलरफुल लिक्विड फ्लो होने लगा। गाइस हमने बाकी सीरीज में देखा है कि फाइटिंग में स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होती है, लेकिन इस सीरीज की बात ही कुछ अलग है। इसमें दिखाया गया फाइटिंग का पैटर्न बहुत ही ज्यादा शानदार है। हम देखते हैं कि इमॉर्टल जू ने एल्डर युआन को एक लात मार दी, जिससे वो बुड्ढा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा इमॉर्टल जू पर हमला कर देता है, लेकिन वो भी यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उसके सारे अटैक को डॉज कर रही थी। लेकिन फाइनली एल्डर युआन का अटैक उस पर हिट हो जाता है, जिससे इमॉर्टल जू पीछे पुश होकर उसके हाथ में का फैन उछल जाता है। और अब दोबारा से इन लोगों में खतरनाक फाइट शुरू हो गई। वो दोनों भी उस फैन को हासिल करने की फिराक में थे। मीनवाइल इमॉर्टल जू गोल गोल घूमते हुए सीधा एल्डर युआन पर एक लात मार देती है और फिर उसने बड़ी स्टाइल के साथ बेंड होते हुए अपनी पाव पर उस फैन को कैच कर लिया। ये देखकर एल्डर युआन काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने सीधे जाकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस फैन पर एक लात मार दी, जिससे वो फैन तेजी से जाकर वहाँ मौजूद एक पगोड़ा में घुस गया। तो इमॉर्टल जू भी उसे हासिल करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तब तक पगोड़ा पर एल्डर युआन भी पहुंच चुका था। वो दोबारा से इमॉर्टल जू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जू ने एक लात मार के एल्डर युआन को पटक दिया, जिसके बाद वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन एल्डर युआन ने उसकी पाव को पकड़ के ही मरोड़ दिया, जिसके बाद वो अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर देता है। उसके एक ही पंच में वहाँ पर कलर ही कलर फैलने लगे, साथ ही वो पगोड़ा भी टूट के बिखर गया था। इमॉर्टल जू भी उन्हीं टुकड़ों में फ्लोट कर रही थी और तभी एल्डर युआन अपना सीना पीट के उसे बताने लगता है कि मैं तुमसे बेस्ट हूँ, जिसके बाद वो दोबारा से जू के साथ फाइट करने चला गया। वो किसी भी कीमत पर वो फैन उसके हाथों में लगने ही नहीं देना चाहता था। इन दोनों में ऐसी जबरदस्त फाइट चलती जा रही थी और तब एल्डर युआन ने एक पावरफुल पंच से इमॉर्टल जू पर अटैक कर दिया, जिससे घायल होकर वो काफी पीछे पुश हो गई। वो देखती है कि एल्डर युआन के हाथ में वो फैन लग चुका है। वो कहती है कि मैं आपकी ब्रूट फोर्स के सामने टिक नहीं सकती, इसीलिए मैं अपनी हार कबूल करती हूँ, जिसके बाद ये दोनों भी माइंड स्पेस से बाहर आ गए। अब एल्डर युआन उससे कहने लगा कि इमॉर्टल जू, मुझे ट्रेजर आर्मर में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन हम सोर्ड मैनुअल को छोड़ नहीं सकते, इसलिए आप ट्रेजर आर्मर रख सकती हो। आप थोड़ी देर में लू फैमिली के हेड शाओ जिंगचुन को वहाँ पर लेके आते हैं। ये वही बंदा है जिसने थोड़ी देर पहले शियान को मार्केट में सताया था। अब इमॉर्टल जू उनसे कहने लगी कि तुम शियान को तो जानते ही होंगे, दरअसल मुझे उससे एक सोर्ड मैनुअल और ट्रेजर आर्मर खरीदना है। ये सुनकर जिंगचुन का छोटा भाई कहने लगा, बस इतनी सी बात, अरे वो क्या है ना, शियान थोड़ा सा तेरा आदमी है, हमारी और उसकी ज्यादा जमती नहीं, लेकिन हम उसे आपके सामने जरूर से पेश करेंगे। ये सुनकर इमॉर्टल जू खुश हो गई। वो कह रही थी कि ट्रेजर आर्मर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और हम ठहरे आउटसाइडर्स, अगर हम शियान से डायरेक्टली डील करने चले गए तो उसे हम पर शक हो जाएगा, और इसी वजह से मैंने तुम दोनों भाइयों को यहाँ बुलाया। मैं चाहती हूँ कि तुम शियान के साथ हमारी डील फिक्स करवा दो, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो तुम्हारा भी फायदा होगा। लेकिन जिंगचुन का छोटा भाई तो इमॉर्टल जू पर बुरी नजर डालता है और इसे इमॉर्टल जू ने भी देख लिया, इसलिए वो भी गुस्से में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। इधर निंग्या
जरूरी नहीं कि जीशांग हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, मगर मैं निंजा पावरफुल लोगों से निपट सकती हूँ। देखो मेरी तरफ, मैं कभी भी अपना रिवेंज आधा अधूरा नहीं छोड़ती। और रही बात एहसान चुकाने की, तो मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, लेकिन वो क्या है ना, हम दोनों में कोई गहरा रिश्ता नहीं। तो जब हमारे बीच रिश्ता ही नहीं है, तो तुम्हें गोल्ड एसेंस वाले कॉइन की बैग मुझे देनी होगी। वेल, मेरा मतलब है पेमेंट समझ के, और फिर मैं आगे चल के तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी चेनपिंग उसे बताने लगा कि देखो निंजा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, वो तो मिंगचेन थे जो तुम्हें खुद ही मेरे पास लेकर आए। उन्होंने मुझे भी लाइफ को जीने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन निंजा तो बस पेमेंट की बात पर अटकी हुई थी। वो कहती देखो ये बैग मुझे ज्यादा पसंद आई है, लेकिन ये बाकी बची 2 बैग्स मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अब चेनपिंग को तो इन कॉइन्स का कोई नॉलेज नहीं था, तो निंजा उसे बताने लगती कि हर एक कॉइन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखो ये है विक्ट्री कॉइन्स, दूसरे है वेलकमिंग स्प्रिंग कॉइन्स, इनका यूज इंपीरियल पैलेस में टैलिस्मान टांगने के लिए किया जाता है। और देखो ये वाले है ऑफरिंग कॉइन, जो कि सबसे ज्यादा कीमती है। ये कॉइन्स हम गॉड और इमॉर्टल्स को भी ऑफर कर सकते हैं, ताकि वो हमारी प्रेयर सुने। खैर, लेकिन मैं ये ऑफरिंग कॉइन्स तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। वो कह रही थी कि आगे चल के मैं तुम्हें जरूर से प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हारे सारे एहसान चुका दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें खुद को सेफ रखना ही होगा। एक बार बस हमें टाउन छोड़ के चले जाएं, फिर तुम्हारे सारे मसले हल करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। इधर चेनपिंग ने कुछ सिक्के उठाकर बाकी के सारे कॉइन्स निंजा को दे दिए, जो देखकर निंजा उससे पूछती कि चेनपिंग सच बताना, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? बेचारे चेनपिंग को तो इसका क्या जवाब दिया जाए यही समझ नहीं आ रहा था। तभी निंजा कहने लगी चेनपिंग तुम्हारी पसंद तो कमाल की है, लेकिन मुझे ना तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। देखो मुझे एक ऐसे बंदे की तलाश है जो कि इस दुनिया का सबसे पावरफुल तलवारबाज हो, चाहे राजा हो या कोई आम आदमी, सभी ने उसके लिए अपना सिर झुकाना चाहिए। वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा होगा, जिसके सामने सभी लोग हार मान जाएंगे। तभी चेनपिंग कहते निंजा, शायद आपको कुछ गलत बात सुनाई दी, मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर निंजा मायूस हो गई। वो पूछती क्या सच में तुम मुझे इतना भी पसंद नहीं करते? इधर निंजा उसके काफी करीब जाने की कोशिश करती है, और ये देखकर तो चेनपिंग डर के मारे वहाँ से भाग गया। निंजा कह रही थी चेनपिंग आगे चल के तुम जिससे भी शादी करोगे, समझ लेना उस बेचारे के भाग फूट गए। वहीं दूसरी तरफ ब्लू मैंशन में जेंगचुन के भाई को बुरी तरह से पीटा जा रहा था। वेल, उसे इमॉर्टल जू को ताड़ने की सजा मिल रही थी। तभी जू का बेटा उसकी बहन से कहने लगा कि अगर इस पॉन्ड में कितनी मछलियाँ हैं तुम काउंट करके बता पाई, तो मैं माँ से रिक्वेस्ट करके इन लोगों की पनिशमेंट को माफ करवा दूंगा। तो बच्ची तुरंत काउंटिंग करना शुरू कर देती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि वो इतनी सारी मछलियों को काउंट नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो एल्डर युआन से मदद मांगती है। तो युआन ने तुरंत ही उस तालाब में एक लात मार के सारी मछलियों को खत्म कर दिया, जिसके बाद वो बच्ची अपने भाई से कहने लगी देखो अब तालाब में एक भी मछली नहीं है, और इस तरह से उसने अपनी शर्त भी जीत ली। जेंगचुन के भाई को लग रहा था कि अब तो मेरी पनिशमेंट को रोका जाएगा, लेकिन तुरंत ही जू का बेटा उसे अपनी लात से टच करते हुए कहने लगा कि बच्चों की शर्तों पर ज्यादा भरोसा मत किया करो, अब तो तुम्हें और ज्यादा पीटा जाएगा। इधर इमॉर्टल जू जेंगचुन से कह रही थी कि अगर ट्रेजर आर्मर दिलाने में तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ दूंगी, इसलिए जेंगचुन तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए मान गया। वहीं दूसरी तरफ हम स्मॉल टाउन के गेट कीपर को देखते हैं, जो कि एक कविता को दोहरा रहा था, और तभी जाओयाओ की कैरेज वहाँ से गुजरने लगी। जाओयाओ वहाँ से गुजरते हुए उस पोएम को पूरा करने लगा, और उसे देखकर गेट कीपर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो सेंट जीशान की टीचिंग स्टाइल की तारीफ कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम सेंट जीशान को देखते हैं, जो कि कहने लगे कि एक जेंटलमैन हमेशा मुर्दे की तरह शांत और बेल की तरह अलर्ट रहना चाहिए। एक जेंटलमैन कभी दूसरों को देखकर अपनी सोच नहीं बदलता, बल्कि वो तो अपनी बात को खुद क्रिएट करता है। उसने दुनिया के तौर तरीकों को बैलेंस करते हुए अपने रिश्तों को निभाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम जियोसान को देखते हैं, जो कि जिमाओ के साथ टाउन छोड़कर जा रहा था। उसकी माँ देखते हैं कि जियोसान चेनपिंग को बुरी तरह से मिस कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग गॉड्स के स्टैचूज के पास पहुंच चुका था। वो उनके लिए कुछ कॉइन्स ऑफर करके कहने लगा कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को बता दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फिक्र ना करें। चेनपिंग को अब जीने की एक नई उम्मीद मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ जाओयाओ भी टाउन से बाहर आ जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई बंदा उसे काफी समय से फॉलो कर रहा था। अब ये बंदा कौन है ये हमें फिलहाल तो दिखाया नहीं गया। वहीं पर जाओयाओ मास्टर जीशान ने उसे जो गिफ्ट दिया था उसे ओपन कर लेता है। उसमें से बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होकर वहाँ मौजूद एक ड्रैगन की वुडन कार्विंग में चली गई। अब ये ट्रेजर क्या था इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में